वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब इनके बारे में समझेंगे। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसी से तात्पर्य, और बंगाल के नवाब इनका तात्पर्य किससे। देखिए 1707 ईस्वी में क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब के मृत्यु के बाद जो क्षेत्रीय शक्तियाँ हैं वो उत्पन्न होने लगती है, तो फिर बंगाल में भी क्षेत्रीय शक्ति उत्पन्न होती है जो कि बंगाल के नवाब के रूप में जानी जाती है। अब बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच में युद्ध होते हैं जिसमें प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण है। बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व भारत पर पूरी तरह से स्थापित हो जाता है। तो चलिए एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे विशेष प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक ज़रूरी सूचना है साथियों कि अगर आप आरओ या फिर यूपीपीसीएस जैसे एग्ज़ाम की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने क्लास को। देखिए, अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी प्रथम कोठी 1651 ईस्वी में शाह सुजा की अनुमति से बनाई थी। तो शाह सुजा अनुमति देता है और इनकी पहली कोठी बंगाल में हुगली में स्थापित की जाती है। 1698 ईस्वी में सूबेदार अजीमुनसान ने कंपनी को सूतानाती, कलिकाता और गोविंदपुर की जमींदारी दे दी। अब देखिए, जब ये जमींदारी मिलती है 1698 ईस्वी में, तो 1700 ईस्वी में क्या होता है कि यहाँ पर कंपनी ये जो तीनों क्षेत्र है इसको मिला करके जॉब चारनाक द्वारा कलकत्ता की स्थापना की जाती है। तो ये भी पॉइंट आप याद रख सकते हैं, कलकत्ता की स्थापना जॉब चारनाक ने किया था। 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने 3000 रुपये की वार्षिक कर के बदले अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान की। औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान बनाया था और 1717 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार बना दिया गया। देखिए यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा समझिएगा। जो फर्रुखसियर है, सम्राट फर्रुखसियर, इसने क्या किया था, कंपनी को कुछ विशेष अधिकार दिए थे जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। 1717 ईस्वी में ये जो मैग्ना कार्टा है इसे कहा जाता है। फर्रुखसियर ने क्या कहा था कि 3000 रुपये में वार्षिक मतलब टैक्स देंगे, तो इसके बदले ये पूरे बंगाल में इनको छूट की प्रदान दी गई। इसके बाद 10,000 रुपये पर सूरत इनको प्रदान कर दिया गया। साथ ही में जो इनके टकसाल थे जहाँ पर सिक्के बनाए जाते थे उन सिक्कों को मान्य कर दिया गया। अब देखिए मुर्शिद कुली खां ये 1700 ईस्वी में औरंगजेब क्या करता है, इसे बंगाल का दीवान बनाता है। 1707 ईस्वी में जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो मुर्शिद कुली खां क्या करता है, ये मतलब टैक्स देना जारी रखता है। जो उसके बाद मुगल बादशाह थे उनको टैक्स देता है लेकिन फैसले खुद से लेने लगता है और फिर बाद में सूबेदार बनता है और अंतिम में ये क्या करता है, अपने आप को नवाब भी घोषित कर लेता है। तो यहाँ पर चीज़ें आगे दी गई है। मुर्शिद कुली खां 17 से 27 तक इसका शासन रहता है। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, जिसे मकसूदाबाद भी कहते हैं, स्थानांतरित कर लिया था। मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने मुर्शिद कुली खां को 1717 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। इसने भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था आरंभ की। इजारा व्यवस्था का मतलब जो टैक्स वसूलना था इसे ठेके पर देना प्रारंभ कर दिया गया। मुर्शिद कुली खां के समय जमींदारों के कुल 3 विद्रोह हुए। पहला विद्रोह सीताराम राय उदय नारायण, दूसरा गुलाम मोहम्मद ने किया था। फिर आगे देखिए यहाँ पर दिया अगला जो विद्रोह होता है। अच्छा, पहला विद्रोह है सीताराम राय उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने, दूसरा सुजात खान ने किया और तीसरा नजात खां के नेतृत्व में किया गया था। आगे दिया मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद उसका दामाद सुजाउद्दीन 1727 से लेकर 1739 ईस्वी तक ये बंगाल का नवाब रहते हैं। देखिए मुर्शिद कुली खां अपने आप को नवाब घोषित कर देते हैं और अपना उत्तराधिकारी ये सुजाउद्दीन को बना देते हैं। 1733 ईस्वी में बिहार का कार्यभार भी इसके अधीन आ गया। मतलब जब सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बनता है तो 1733 में ये बिहार को भी अपने अधीन शामिल कर लेते हैं। इसने अली वर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार बनाया था। अब इसके बाद क्या होता है, जो अली वर्दी खां था ये योग्य था और महत्वाकांक्षी भी था। तो जब सुजाउद्दीन की मृत्यु होती है तो इसका पुत्र सरफराज खां बंगाल का नवाब बनते हैं, लेकिन अली वर्दी खां इसकी हत्या कर देता है। देखिए यहाँ पर दिया भी है, इसके समय में बिहार का जो नायब सूबेदार था अली वर्दी खां था, इसने विद्रोह कर दिया और 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में सरफराज खां पराजित हुआ
और मार डाला गया। तो गिरिया का युद्ध जो होता है ये इसके बीच में अलीवर्दी खां और सरफराज के बीच में होता है। सरफराज की हत्या कर दी जाती है। अब अलीवर्दी खां शासक बनते हैं। अब धीरे धीरे ना परिदृश्य बन रहा है प्लासी के युद्ध का। देखिए, सरफराज खां की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बनता है। अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की और कहा कि यदि इन्हें छोड़ दिया जाए तो शहद देंगे और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगे। अब अलीवर्दी खां की 3 पुत्रियां थी और 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सबसे छोटी लड़की का पुत्र सिराजुद्दौला नवाब बना। इस परिस्थिति को समझिएगा थोड़ा सा। अलीवर्दी खां की जो 3 पुत्रियां थी, इसका कोई पुत्र नहीं था। तो एक का विवाह इसने पूर्णिया में किया था, पूर्णिया में था। दूसरे का विवाह इसने पटना में किया था और तीसरी लड़की का विवाह इसने ढाका में किया था। तो देखिए, जो पूर्णिया में शादी की था, यहाँ पे इसका एक नाती होते हैं और इसका नाम अभी दिमाग से थोड़ा सा, ये शौकत जंग, ठीक है, शौकत जंग है, दिमाग में थोड़ा नहीं आ रहा था लेकिन क्लियर है, शौकत जंग था। जो पटना में लड़की थी, यहाँ से सिराजुद्दौला इसका नाती होता है। और यहाँ पे घसीटी बेगम की शादी हुई थी। तो घसीटी बेगम की कोई संतान मतलब है या नहीं, यहाँ पर इसका जिक्र नहीं है। अब सिराजुद्दौला, देखिए सीधी सी बात है कि इसके 3 लड़कियों में देखे तो पूर्णिया, पटना और ढाका 3 वारिस हो गए। इसने सिराजुद्दौला को गद्दी दे दिया। तो जायज़ सी बात है कि शौकत जंग और घसीटी बेगम इससे नाराज होंगे। तो अब सिराजुद्दौला का शासन होता है 1756 से लेकर के 1757। यहाँ पे 56 दिया यार, ये 1740 से, अच्छा, अलीवर्दी खां का ये शासन रहा। इसके बाद 1756 से 57 तक, क्योंकि प्लासी का युद्ध होता है तो फिर यहाँ से इसे हटना पड़ता है। देखिए, सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब बना। गद्दी पर बैठने के समय इसके 3 प्रमुख शत्रु थे। देखिए, पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, इसकी मौसी घसीटी बेगम और अंग्रेज। शौकत जंग को सिराजुद्दौला ने अक्टूबर 1756 ईस्वी में मनिहारी के युद्ध में पराजित कर मार डाला। तो जो शौकत जंग, इसकी मृत्यु हो जाती है। मनिहारी का युद्ध ये 1756 में होता है, उत्तराधिकार का युद्ध होता है। घसीटी बेगम का समर्थन उसका दीवान राजवल्लभ कर रहा था। 1756 ईस्वी में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों ने ना अपने गोदामों को का जो किया, इसने दुर्गीकरण करना स्टार्ट कर दिया। मतलब वहाँ पर तोप सजाने लगे, किलेबंदी करने लगे। तो सिराजुद्दौला क्या करता है, इसके लिए मना करता है। फिर यहाँ पे देखिए, मई 1756 ईस्वी में सिराज ने पूर्णिया के विद्रोही नवाब का दमन करने के लिए पूर्णिया की ओर प्रस्थान किया। परंतु जब उसने कोलकाता में अंग्रेजों की अवज्ञाकारी और उद्दंड व्यवहार का पता चला तो राजमहल से ही वापस लौट गया। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य विवाद और विच्छेद का वास्तविक कारण अंग्रेजों द्वारा बंगाल में अपनी स्थिति एवं प्रभाव को सुदृढ़ करने से संबंधित उसके प्रयास थे। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। पहले कासिम बाजार और फिर 20 जून 1756 ईस्वी को फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया और अंग्रेज यहाँ से भागकर फुल्टा द्वीप पर चले जाते। देखिए, जो 20 जून 1756 है, ये दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ काल कोठरी की घटना, या फिर ये समझिए इसे एक तरीके से ब्लैक होल की घटना भी कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है, देखिए, जनवरी 1757 ईस्वी में कलकत्ता पर अंग्रेजों ने फिर से अधिकार कर लिया था। मार्च 1757 ईस्वी में चंद्रनगर पर आक्रमण कर उस पर भी अधिकार कर लिया। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को होती है। इसमें यह बताया गया था कि ब्लैक होल की घटना में 18/14 के रूम में, है ना, 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया जाता है, जिसमें से सिर्फ 23 जिंदा बचते हैं। और ब्लैक होल की घटना का जो वर्णन किया, ये हेलवाल ने किया, ये भी आपको याद रखना है। अब अलीनगर की संधि होती है। इसके बाद अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। इसमें अंग्रेजों का जो प्रतिनिधित्व किया था क्लाइव और वाटसन ने किया था। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के बाद यह संधि किया गया था। देखिए, जो कलकत्ता को सिराजुद्दौला ने जीत लिया था, अब इस पर अंग्रेज फिर से जीत लेते, फिर अलीनगर की संधि होती है। इसके बाद क्या होता है, इस संधि के द्वारा निम्नलिखित शर्तें रखी गई। देखिए, शर्त क्या क्या है, शर्त यहाँ पर ये रखा गया पहला कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह के फरमान के अनुसार व्यापार की सुविधाएं दी गई। कलकत्ता पर अधिकार करने में अंग्रेजों की जो क्षति हुई थी उसका हर्जाना नवाब को देना पड़ा। दोनों पक्षों ने भविष्य में शांति बनाए रखने का वादा किया। अंग्रेजों को कलकत्ता में सिक्के ढालने का अधिकार प्राप्त हो गया और 13 मार्च 1757 ईस्वी को क्लाइव व वाटसन ने फ्रांसीसियों से भी चंद्रनगर छीन लिया था। अब इसके बाद क्या होता है, पूरा परिदृश्य तैयार हो चुका है। अब प्लासी का युद्ध होगा। परिदृश्य कैसा बना हुआ है कि देखिए, अंग्रेज चाहते हैं कि वो बंगाल पर कब्जा कर ले। अब प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 ईस्वी को। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व के बीच में क्या होता है, युद्ध लड़ा जाता है। इसे प्लासी का युद्ध कहा गया। ये पश्चिम बंगाल में नदिया जिले में भागीरथी नदी के तट पर लड़ा गया था। सिराजुद्दौला की सेना में लगभग 50,000 लोग होते हैं और अंग्रेजों की सेना में सिर्फ 32,000 लोग थे। फिर भी सिराजुद्दौला की हार हो जाती क्योंकि इसका जो सेनापति होता है मीर जाफर,
ये अंग्रेजों के साथ मिल गया होता है। देखिए, परंतु यहाँ पर बताया भी गया सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर के षड्यंत्र में शामिल होने के कारण सेना के एक बड़े हिस्से को युद्ध में नहीं ले गया। जब सिराजुद्दौला को पता चला कि उसके बड़े बड़े सेना नायक मीर जाफर और राय दुर्लभ विश्वासघात कर रहे, तो अपनी जान बचाकर युद्ध क्षेत्र से भागकर मुर्शिदाबाद पहुंचा और फिर वहां से अपनी पत्नी के साथ पटना भाग गया। कुछ समय पश्चात मीर जाफर के पुत्र ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी और इस प्रकार अंग्रेजों का षड्यंत्र सफल रहा। तो देखिए, यहाँ पर षड्यंत्र बड़ा चला। मीर जाफर सेनापति से सुल्तान बनने के लालच में एक बड़ा हिस्सा युद्ध में नहीं ले जाते और इसकी हार होती है। अब देखिए, जब इसकी हार हो जाती है तो इसके बाद क्या होता है। देखिए, मीर जाफर सुल्तान बनता है, यहाँ पर नहीं लिखा गया, थोड़ा सा आपको बताते हैं। मीर जाफर सुल्तान बनता है। सुल्तान बनने के बाद क्या करता है कि वो अंग्रेजों को खुश करने के लिए ना खजाना खाली करने लगता है और खजाना खाली होते होते ऐसी परिस्थिति आ जाती कि उसके पास कुछ नहीं रह जाते। तब वो डचों से संपर्क करता है। तो देखिए, जो बेदरा का युद्ध होता है उसमें डच युद्ध बाहर हो जाते हैं, है ना। अब अंग्रेजों को जब पता चल जाता है कि ऐसा हो रहा है तो मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को सुल्तान बना देते हैं। अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम सबसे योग्य था। मीर कासिम अपनी राजधानी क्या करता है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर चला जाता है और ये क्या करता है ना, सेना का गठन यूरोपीय पद्धति से करता है। इसके द्वारा मुंगेर में तोप तथा तोड़दार बंदूक बनाने की व्यवस्था की गई। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर युद्ध में परास्त कर दिया। इस युद्ध में अंग्रेजों की जो कमान है ये हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के समय वेंसीवार्ड बंगाल का गवर्नर था। 1762 ईस्वी में अंत में मुंगेर में अंग्रेज प्रतिनिधि वेंसी टॉल्ट ने मीर कासिम से संधि की। इसमें अंग्रेजों द्वारा ली जाने वाली चुंगी की राशि 9% रखी जाती है। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर और दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। बक्सर के युद्ध में विजय के बाद भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हो गई। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद नजमुद्दौला बंगाल का नवाब बनाया गया और फरवरी 1765 ईस्वी में देखिए, यही चीज़ बताया गया कि नजमुद्दौला को क्या करते हैं, नवाब बनाते हैं। ये मीर जाफर का पुत्र होता है। अब इसके बाद देखिए, जब ये युद्ध होता है ना, तो इसमें जो दो और लोग शामिल थे, अवध के नवाब और इसके बाद जो शाह आलम थे मुगल सम्राट, इनके बीच में अंग्रेजों के साथ इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की 2 संधि होती है। पहली संधि 12 अगस्त को होती है और दूसरी संधि 16 अगस्त को होती है। देखिए, ये संधि क्लाइव ने किया था। देखिए, क्लाइव ने 1765 ईस्वी में 2 संधियाँ की। पहला है प्रथम संधि होती है 12 अगस्त 1765 को। ये जो संधि होती है ये शाह आलम और अंग्रेजों के बीच में होती है, यहाँ पर बताया भी गया है ना। और दूसरी संधि जो होती है ये अवध के नवाब शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच में होती है। देखिए, इलाहाबाद की पहली संधि में जो थी थोड़ी सी सामान्य रखी गई, लेकिन दूसरी संधि काफ़ी कड़क थी। देखिए, इलाहाबाद की दूसरी संधि के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया और उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद एवं कड़ा के क्षेत्र जो नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी स्थायी रूप से दे दिया। और इस तरीके से क्या होता है कि कंपनी जो अब तक व्यापार कर रही थी, अब धीरे धीरे सरकार बनने लगी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए उप दीवान बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा तथा उसे अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। तो साथियों, ये यहाँ तक की क्लास रही। इसके बाद हम लोग बंगाल में द्वैध शासन ये अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे, या फिर छोटा से तो इसे भी देख ही लेते हैं, है ना। फिर इसके बाद मैसूर को हम लोग कल से देखेंगे। देखिए, बंगाल में द्वैध शासन में इतना चीज़ याद रखना है कि देखिए होता क्या है द्वैध शासन, इसमें 2 तरीके की चीज़ें थी। देखिए, उस समय ना एक चलता था दीवानी का मतलब होता था यहाँ पर जो आय होता था, और एक होता था निजामत का मतलब जो व्यवस्था किया जाता था। तो दीवानी अंग्रेजों ने ले लिया, आय पूरा अंग्रेजों के पास होने लगा, और निजामत मतलब जो व्यवस्था करना था ये सम्राट को दिया गया कि भाई आप व्यवस्था कीजिए, मतलब जो बादशाह था। इस प्रथा की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में किया था। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में इसे समाप्त कर दिया, ये भी याद रखना। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तो इसमें बंगाल का गवर्नर जनरल पद बनता है और सभी जो प्रेसिडेंसियाँ थी इसे बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दिया गया। वारेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। 1770 ईस्वी में बंगाल में अकाल पड़ा था जिसमें 1/3 जनसंख्या भूखमरी
और बीमारी के कारण मर गई थी। अब देखिए ये जो अकाल था ना, ये 1765 के द्वैध शासन का ही दुष्प्रभाव रहा था। अब इस अकाल के दौरान जो गवर्नर जनरल है कार्टियर रहा था। देखिए के.एम. परिक्कर ने क्या कहा था, जो द्वैध शासन इसको डाकुओं का शासन कहा था। तो साथियों ये हम लोग की क्लास रही। अब अगली क्लास में हम लोग मैसूर और पंजाब के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।